चले भाइयों, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? क्लोनिंग वेक्टर शुरू करना है, हो गया है। कॉम्पिटेंट होस्ट शुरू करना है। अच्छा, पढ़ के तो आए नहीं होगे। अगले टेस्ट में आ रहा है, क्या आ रहा है? बायोटेक 1 और बायोटेक 2 दोनों आ रहा है। चलो, हमने आखिरी क्लास में पढ़ा था क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। बहुत सारी बातें पढ़ी थी अपन ने, और 2 केस का भी हमने डिस्कशन किया था, जो किसको प्रदर्शित कर रहा था? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को। कितने लोग रिवाइज करके आए हो? शाबाश। हम भी नहीं कराएंगे, मत करके आओ। पीछे बेटा पढ़ के आइए, शाबाश। और इधर पीछे वाले खाली मुस्कुरा रहे हैं। इधर तुम भी मुस्कुरा लो, पढ़ो मत। आज लोगों की संख्या कुछ कम दिख रही, क्या सरस्वती पूजन में गए क्या आज? सुबह ही कर लेना था। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट जो होता है, उसमें हमने कुछ लक्षण पढ़े हैं कि किसे कॉम्पिटेंट होस्ट माना जाएगा। एक, जो बाहरी जीन को स्वीकार कर ले। दूसरा, उस जीन को आनुवांशिक रूप से स्थिर कर दे और अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। यही लक्षण मिलेंगे। लेकिन कॉम्पिटेंट होस्ट में बाहरी डीएनए को भेजना आसान क्रिया नहीं है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है? जल स्नेही। और कोशिका झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो जल रोधी होती है, हाइड्रोफोबिक। तो जब डीएनए को सेल मेम्ब्रेन के अंदर भेजने की कोशिश करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन उसको स्वीकार नहीं करेगी। तो अपने को जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो जुगाड़ लगाने में तो भारतीय जो है सबसे आगे है, एक्सपर्ट है। तो अपन जुगाड़ लगाएंगे कि किस तरह से हम डीएनए को कोशिका झिल्ली के अंदर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो लिखो कि डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है तथा कोशिका झिल्ली हाइड्रोफोबिक होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। कोशिका झिल्ली हाइड्रोफोबिक होती है। इस कारण डीएनए सामान्य रूप से होस्ट की कोशिका झिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाता। इसके लिए कुछ निम्न विधियां विकसित की गई हैं।
इसके लिए कुछ निम्न विधियां विकसित की गई हैं। तो कई जुगाड़ लगाए गए हैं डीएनए को कहाँ भेजने के लिए। अगर आज हो जाए तो दो एक हो जाए तो एक तो इसको तो ठीक है। सॉरी, कभी कभी कुछ इमरजेंसी रहती है। क्या है कि जैसे हॉस्पिटल में भी आपातकालीन सेवा रहती है ना, रहती है कि नहीं? तो अपने हॉस्पिटल में कभी कभी आपातकालीन सेवा रहती है। हॉस्पिटल का नाम है सार्थक मल्टी स्पेशलिटी, और सार्थक हमारे यहाँ कोई नहीं है। सार्थक हमारा उद्देश्य है कि हम अपने उद्देश्य को लेकर सार्थक रहें, सफल रहें, ठीक है। तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर लोग तो वहाँ पर अपना प्रैक्टिस करते हैं, जो मैनेजमेंट रहता है उसमें मुझे इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो कभी कभी अभी जैसे एम्बुलेंस की कुछ थी तो हमने कहा बुलवाओ ज़रा जल्दी, आता है, करना पड़ता है। अभी परसों ही एक पुराना स्टूडेंट उसकी वहाँ पर उसी क्षेत्र में रहा, तो वो आया, तो उसके घर में कोई ताई जी थी, उनको हार्ट में कुछ दिक्कत थी। तो अपन ने उनको वहाँ पर जब अपने बेसिक डायग्नोस किया तो अपने को समझ में आ गया कि भाई मामला गड़बड़ है, इनको सुपर स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, और वो हमारे यहाँ सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। तो उनके लिए आईसीयू वाली एम्बुलेंस वेंटिलेटर के साथ बुलवाई, और वहाँ से फिर उनको यहाँ अपोलो में भिजवाया। हार्ट में 5 ब्लॉकेज मिला, 3 ब्लॉकेज 100% है, 2 95% है। भगवान भरोसे ही चल रही थी, क्या किया जाए। अब बच्चे का आया कि सर इनको सही करना, हमने कहा चलो करते हैं। अब हॉस्पिटल वालों का तो अपना रहता ही है, एक हॉस्पिटल वाले दूसरे हॉस्पिटल वाले की बहुत सुनते हैं। तो मैंने फ़ोन कर दिया, तो वहाँ जो सर्जन था, कार्डियो सर्जन, डायरेक्ट उसकी बात करा दी, रिपोर्ट भेज के। मैंने कहा ऐसा ऐसा है, चले जाओ, हो जाएगा। गए और अभी एडमिट हैं, लेकिन ठीक हो गए। नहीं, अपन सोच कर ही यही बोले, क्योंकि अपने को समझ में आ जाता है कि कौन इनको सही कर पाएगा। रिपोर्ट देखकर समझ में आ जाता है कि इनको कौन सही कर पाएगा। ऐसे सही परामर्श नहीं, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि आपको मालूम ही नहीं कि जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हो वो डॉक्टर आपको सही कर पाएगा कि नहीं, वो उस योग्य है कि नहीं। पता चला वो भी अपना अनुभव लेने के लिए
यार देखता हूं सही कर दूंगा कि नहीं, तो अपने को मालूम रहता है, तो इसलिए अपन सही सुझाव दे पाते हैं। और कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं, 15-20 डॉक्टर तो अपने पास हर समय रहते हैं, अपन कंसल्ट कर लेते हैं कोई भी केस हो। इसका मतलब ये नहीं कि चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला हो गया डाई कैटायन ट्रीटमेंट मेथड। ध्यान से सुनना, डाई कैटायन मालूम है, जिसमें 2+ हो। ऐसा कोई भी आयन जिसमें क्या हो, 2+ हो। तो अगर हम होस्ट कोशिका को अधिक सांद्रता के डाई कैटायन से ट्रीट कर दें, मतलब जहां होस्ट कोशिका है वहां आसपास डाई कैटायन की अधिक सांद्रता डाल दें, तो होस्ट कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होगी उसकी पारगम्यता बदल जाएगी और डीएनए चला जाएगा होस्ट कोशिका के अंदर। केवल किसकी मदद से? डाई कैटायन के ट्रीटमेंट की मदद से। और सबसे फेवरेट डाई कैटायन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम। तो लिखो, यदि हम होस्ट कोशिका को किसी डाई कैटायन, यदि हम होस्ट कोशिका को किसी डाई कैटायन जैसे कैल्शियम आयन, डाई कैटायन जैसे कैल्शियम आयन की अधिक सांद्रता से ट्रीट कर दें, कैल्शियम आयन की अधिक सांद्रता से ट्रीट कर दें, तो कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बदल जाती है। तो कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बदल जाती है। तो कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बदल जाती है। क्या बदल जाती है? कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बदल जाती है। और डीएनए कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। और डीएनए कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। डीएनए कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये हो गया पहली विधि, कौन सी? डाई कैटायन ट्रीटमेंट मेथड। दूसरा आ जाओ, हीट शॉक मेथड। दूसरी विधि है हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड में देखो क्या होता है। हमारा होस्ट सेल है, मान लो, क्या है? होस्ट सेल। और ये वो डीएनए है जिसे हमें कहाँ भेजना है? होस्ट सेल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पहले इस होस्ट सेल को कहाँ रखेंगे? ठंडा कर देंगे। कहाँ? 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे। 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे। फिर तेजी से इसको गर्म करेंगे। कहाँ तक? 42 डिग्री सेल्सियस तक। तेजी से गर्म करेंगे कहाँ तक? 42 डिग्री सेल्सियस तक। और जैसे ये टेम्परेचर पहुंचेगा फिर तेजी से इसको ठंडा करके कहाँ ले आएंगे? अब इसको बोलते हैं हीट शॉक। तेजी से पहले ठंडा करो, फिर तेजी से गर्म करो और फिर तेजी से ठंडा। कैसे करेंगे? रैपिड। और ये भी कैसे करेंगे? रैपिड। इस झटके से इस कोशिका को झटका लगेगा। कैसा झटका? तापमान का झटका। ये वही झटका होता है ना, जैसे क्लास में बैठे रहो, एसी चल रहा है, बढ़िया चिल, मजा आ रहा है, जैसे ही धूप में निकलते हैं तो एक झटका लगता है ना। हाँ, ये क्या हो गया? तो यही झटका लगता है और इस झटके को कहा जाता है हीट शॉक। इस तापमान परिवर्तन की वजह से कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बदल जाती है और डीएनए कहाँ चला जाता है? कोशिका झिल्ली के अंदर। तो लिखो, इस क्रिया में
इस क्रिया में होस्ट कोशिका को सर्वप्रथम डीएनए के साथ आइस टेम्परेचर ब्रैकेट में लिख लेना 0 डिग्री सेल्सियस, आइस टेम्परेचर ब्रैकेट में लिखना 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और तेजी से 42 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके 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 तेजी से वापस आइस टेम्परेचर पर लाया जाता है। तेजी से वापस आइस टेम्परेचर पर लाया जाता है। अगला पॉइंट, इस तापमान परिवर्तन को हीट शॉक कहते हैं। इस तापमान परिवर्तन को हीट शॉक कहते हैं। इस तापमान परिवर्तन को हीट शॉक कहते हैं जिसके कारण कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बदल जाती है। जिसके कारण कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बदल जाती है और डीएनए कोशिका में प्रवेश कर जाता है डीएनए कोशिका में प्रवेश कर जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रक्रिया है, अगली विधि, इसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। आपने ICSI का नाम सुना होगा। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या किया गया था उसमें? एक सिंगल स्पर्मेटोजोआ को एक सूक्ष्म सिरिंज द्वारा ओवम के कोशिका झिल्ली को पार करते हुए कोशा द्रव्य के अंदर इंजेक्ट किया गया था। इसी को कहते हैं क्या? माइक्रो इंजेक्शन। तो इसी विधि से हम किसी डीएनए को भी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी किसी कोशिका के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वहां किया गया था ICSI, वो किस प्रकार की क्रिया है? माइक्रो इंजेक्शन। तो लिख लो, इस क्रिया में किसी सूक्ष्म सिरिंज द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी कोशिका के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तथा ये क्रिया जंतु कोशिकाओं में उपयोग की जाती है। किस में उपयोग की जाती है? जंतु कोशिका में। ब्रैकेट में लो ICSI के समान। तो ICSI में भी तो हम एक डीएनए भेज रहे थे ना, न्यूक्लियस भेज रहे थे ना, तो वो भी कैसी क्रिया है? माइक्रो इंजेक्शन। तो ICSI के समान। अगला आ जाओ,
जीन गन मेथड या बायोलिस्टिक मेथड? जीन गन मेथड या बायोलिस्टिक मेथड? देखो, एक तो हो गया गन, दंबूक। दंबूक जानते हो ना, ये ढिशकियाँ है ना। और एक है बायोलिस्टिक। बायोलिस्टिक जो शब्द आता है वो आता है बलिस्टिक से। बलिस्टिक मिसाइल, हिंदी में बोलते हैं शस्त्र। क्या बोलते हैं? अस्त्र शस्त्र। जानते हो अस्त्र और शस्त्र? अस्त्र क्या होता है? ऐसे हथियार जिनको हाथ में लेकर लड़ाई की जाती है वो कहलाते हैं अस्त्र, और जिनको फेंक कर लड़ाई की जाती है वो कहलाते हैं शस्त्र। कि उल्टा है? सही है ना? यही है। अपने अस्त्र उठाओ, यानी अपने हथियार उठाओ। अब यही चीज होती है कि अगर जैसे मिसाइल है, तो मिसाइल तो ऐसे फेंक के मारी जाती है ना, भाला। तो उसके लिए शब्द यूज हुआ बलिस्टिक। बलिस्टिक मतलब जिसमें बारूद हो और फेंक कर मारा जाए। आग्नेयास्त्र बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? आग्नेयास्त्र, जिसमें बारूद भरा हो और फेंक कर मारा जाए। ऐसे कई अस्त्र और शस्त्र घर में मम्मी पापा इस्तेमाल करते होंगे तुम्हारे ऊपर, है ना? चप्पल, झाड़ू, टॉर्च, बेलन, वाइपर, डंडा, ऐसे कई। जैसे अस्त्र का मतलब जैसे मम्मी ने चप्पल उठाया और वहीं पीट दिया तो ये अस्त्र हो गया। दूर हो फेंक कर मारा, शस्त्र हो गया, है ना? सब परिभाषा है। कितने लोग पिटे हो ऐसे अस्त्र शस्त्र से? पिटे हो? चलो, कौन ऐसा है जो आज तक नहीं पिटा है? अच्छा, कितने लोग अजीब अजीब तरह के अस्त्र शस्त्र पिटे हो? अजीब तरह के, कुछ अजीब हो तो मुझे बता भी सकते हो, तो मैं भी सोचूंगा अच्छा कोई इससे भी पिट सकता। फिर मैं तुमको दो अजीब चीजें बताऊंगा अपनी। पहले तुम बताओ। नहीं, क्या सजा मिली थी? क्या? एक टांग और कुएं में लटका दिया था? टांग पकड़ के एक टांग पकड़ी और कुएं में लटका दिया, ठीक किया। और कोई? मैं टेबल घड़ी से पिटा हूं। टेबल क्लॉक होती ना, अलार्म क्लॉक, मैं उससे पिटा हूं। एक सन 2000 की बात है, 6 दिसंबर 2000, और वो आखिरी बार है जब मैं पिटा हूं। उसके बाद से आज तक नहीं। पिताजी उस दिन ज्यादा क्रोधित थे। बताया था ना साइकिल वाला कांड? हाँ, वही। उस दिन पिताजी ज्यादा क्रोधित थे तो उनने हमको टेबल क्लॉक, तो हमारे पैर में लगा भी था। बाकी अपन ऐसे हो गए थे क्योंकि क्रिकेट खेलते थे तो बॉल से बचना आता था। दूसरा, हमारी माताजी जब हम बहुत छोटे थे, स्कूल नहीं जाते थे, बहुत बदमाश थे। अब हमको अपनी माताजी को देख के ना सोचते हैं कि यार ये हमको पाली कैसे है, कितना वीरता का काम इनने किया है जो हम जैसी औलाद को इनने पाला। भाई चलते फिरते आफत थे हम। स्कूल नहीं जाऊंगा, मारो पीटो कुछ करो, नहीं जाऊंगा तो नहीं। अब सोचो ऐसा जिद्दी औलाद किसी की हो, बदमाश एकदम। और हम तो देखते हैं तो माता जी के प्रति अब हमारी सम्मान जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नहीं तो हमको पालना जो है आसान नहीं था।
समझ में आता ना हम कितने कांड किए हैं, कुछ तो बता भी नहीं सकते हम। लेकिन तो हमारी माता जी थी, तो हमको क्या है, स्कूल नहीं जाते थे ना, तो उनका एक आदत था, चिमटा उठाती थी और गरम कर देती थी चूल्हे पे और डराती थी, स्कूल नहीं जाओगे तो अभी जला देंगे। तो शुरू में तो हम डर गए, अरे जला देंगे। एक बार मैं भी गब्बर हो गया, नहीं जाऊंगा। अच्छा, स्कूल जाना हमारे लिए कोई अच्छी घटना नहीं होती थी। जैसे तुम लोग का स्कूल, मुझे उम्मीद है हमारे ही जैसा रहा होगा। कितने लोगों को अपने स्कूल की याद आती है? हमको नहीं आती हमको, क्योंकि स्कूल हम लोग प्रताड़ित होने के लिए जाते थे। हमारा बस एक लक्ष्य होता था, शाम को जिंदा लौटना। आशीष, मरना नहीं है, मर गया तो फिर सोचो मजाक बन जाएगा कि अरे बताओ स्कूल गया और मर गया। जिंदा लौटना है। तो स्कूल में ना टीचर जो होते थे भाई, टीचर खतरनाक होते थे। अभी भी कहीं कहीं सरकारी स्कूल में मिल जाते हैं ऐसे टीचर। आजकल मैंने देखा रतलाम में एक टीचर है, सुबह ही चढ़ा के आ जाते हैं स्कूल में, न्यूज़ में आया था, मैंने पोस्ट भी किया था। तो ऐसी अगर हमारी सरकारी व्यवस्था रहेगी तो बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? कि टीचर जो है सुबह आ रहा है और चढ़ा के, प्राइमरी के टीचर भाई, यही रतलाम 2 दिन पहले की बात है, मेरे पास न्यूज़ भी है, मैं शेयर कर दूंगा। सुबह उसने सोमरस ले लिया है और बढ़िया बच्चों को पढ़ा रहा है, 2 एकम 5, 3 सत्ते 91 चल रहा है उसका। और फिर अधिकारी ने पूछा तो बोला अरे ऐसे ही थोड़ा सा ले लिए थे। उनके लड़कों बच्चों को वहीं पढ़ाना चाहिए। ये कानून होना चाहिए कि जो जहां का टीचर हो उसके बच्चे वहीं पढ़ेंगे। तभी तो वो जब दूसरे बच्चों के साथ ईमानदारी नहीं कर पाएगा, ये आना चाहिए कानून। और जीन गन की बात कर रही है, तो उनने हमको ऐसे डराया, हमने भी गब्बरे दिखाई। उनने तब से आज तक मैं कहता हूँ मम्मी को, ऐसी कोई माँ नहीं होगी दुनिया में। टॉर्चर करने का एक पॉइंट मिल गया ना, इमोशनल करने का, गलती मेरी थी। वो तो ऐसे ऐसे कर रही थी, मैं ही चिपक गया। लो, तो हमने कहा ये हमको चिमटा गरम करके जलाई हैं। तो हम बोलते हैं कभी आएंगे मम्मी तो मिलवाएंगे तुम लोग को, पूछना क्या ये सही है। वो फेमस हो गया, इतना बदमाश था कि इसको चिमटा गर्म करके जला जला के स्कूल भेजना पड़ता था। अब यहाँ पे आ जाता है कि जीन गन में क्या किया जाता है। गन होती है तंबू, उसमें बारूद होता है, गन पाउडर, और एक गोली होती है जिसको बोलते हैं पैलेट। वो पैलेट होता है या तो गोल्ड का या तो टंगस्टन का, और उसी पैलेट के ऊपर चिपका दिया जाता है किसको, डीएनए को। और जिस कोशिका में भेजना हो उसके ऊपर रख के फायर कर दो। फायर वायर तो किया होगा ना, बंदूक चलाई होगी ना। हाँ, कितने लोगों ने चलाई होगी? हाँ, दीवार, अरे वो वाला नहीं, असली वाले की बात कर रहा हूँ बे। हाँ, अरे कट्टा वट्टा कुछ चलाया होगा। हाँ ठीक है, वो भी बंदूक है, बस अच्छी क्वालिटी का हो। क्वालिटी टेस्ट करानी हो तो मेरे पास ले आना, कि दिखाना कि सर ये देखो सही क्वालिटी है। घर में रखा है, नाम पता बताओ। चले, हाँ, अरे कट्टा चलाए हो, 303 चलाए हो, 12 बोर चलाए हो, कुछ भी चलाए हो, कुछ नहीं चलाए हो, चुटपुटिया चलाए हो। एक वो आता था कॉर्क वाला, ऐसे पीछे खींच के
वो बढ़िया आवाज़ करता था, एकदम रियल टाइप का फीलिंग आता था। तो इसमें भी क्या किया जाता है, बंदूक रहती है, उसमें गन पाउडर डालते हैं, एक पैलेट डालते हैं, पैलेट या तो गोल्ड का बना होता है या तो टंगस्टन का, और उसके ऊपर चिपका देते हैं किसको, डीएनए को, और होस्ट कोशिका को बम्बार्ड कर देते हैं उसके ऊपर। अब वो गोली जो पैलेट है वो होस्ट कोशिका के अंदर जाती है और उसके साथ उस पर लगा हुआ डीएनए भी चला जाता है। इसी को बोलते हैं जीन गन मेथड। लेकिन ये जंतुओं पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। किस पे इस्तेमाल करते हैं, पौधों पर। इसको जंतु के ऊपर या जंतु कोशिका पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोशिका ही मर जाएगी, क्योंकि वो असली बंदूक की तरह होती है, बस नाम है जीन गन, है वो बंदूक। लिखो, इस क्रिया में एक बंदूक के समान उपकरण होता है। इस क्रिया में एक बंदूक के समान उपकरण होता है जिसमें गोल्ड या टंगस्टन जिसमें गोल्ड या टंगस्टन के पैलेट्स के ऊपर डीएनए को चिपकाकर होस्ट कोशिका के ऊपर बम्बार्डिंग मतलब फायर। होस्ट कोशिका के ऊपर बम्बार्डिंग की जाती है, जिससे डीएनए कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। जिससे डीएनए कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, कहाँ प्रवेश कर गया है, कोशिका के अंदर। कौन कर गया है, डीएनए। इसको क्या बोलते हैं, जीन गन मेथड। लिखो, ये विधि पादप कोशिकाओं पे प्रयोग की जाती है। ये विधि पादप कोशिकाओं पे प्रयोग की जाती अगला आ जाओ, पांचवा, डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन। लिखो, किसी हानिकारक पैथोजन को गैर हानिकारक बनाकर वेक्टर की तरह उपयोग किया जाता है, जो होस्ट कोशिका को संक्रमित करता है। जो होस्ट कोशिका को संक्रमित करता है तथा इससे डीएनए होस्ट कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है।
इससे डीएनए होस्ट कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। होस्ट कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, यहाँ खत्म होता है कॉम्पिटेंट होस्ट। 5 विधियाँ याद रखना। ठीक है, डाइकेटायन ट्रीटमेंट मेथड, हीट शॉक मेथड, फिर माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन और डिसआर्म्ड पैथोजन। 5 हुए, 6 हो गए, 5। अगली हेडिंग डालो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या लिखो कि प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अभी तक तो हमने टूल्स देखे, अभी तक क्या देखे? टूल्स, और उसमें कुछ कुछ विधियों को हमने पढ़ा, लेकिन अब उन सबको एक साथ समराइज करेंगे। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो, आज के समय में अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस परफॉर्म करना चाहते हो और उस प्रोसेस से आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स पाए जाते हैं। कितने स्टेप्स पाए जाते हैं? तो 6 स्टेप्स पाए जाते हैं। कितने स्टेप्स हैं? 6 स्टेप्स। एक एक करके बात करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सोर्स। जो स्रोत है, जो सोर्स ऑर्गेनिज्म है, उससे डीएनए को आइसोलेट करना, निकालना। तो पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सोर्स। फिर आता है दूसरा स्टेप। जब डीएनए को निकाल लिया है तो उस डीएनए को काटना और उसको सेपरेट करना। सो कटिंग एंड सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा स्टेप। कटिंग एंड सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। कटिंग एंड सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर आता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप कहलाता है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन बाय पीसीआर मेथड। हम एक नई विधि पढ़ेंगे, पीसीआर मेथड, जिससे हम जीन को एम्प्लीफाई करते हैं। एम्प्लीफाई करना मतलब उसकी संख्या बढ़ाना, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाना। तो कॉपी बनाने के लिए एक विधि हमने पढ़ी है क्लोनिंग। कॉपी बनाने की एक विधि हमने क्या पढ़ी है? क्लोनिंग। एक और विधि यहां पर पढ़ेंगे हम, पीसीआर। ठीक है, पीसीआर बना लिया। फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट सेल। भाई होस्ट सेल में उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। फिर 5वां, उसको कल्चर मीडियम दो, पोषण दो। पोषण दोगे, विभाजन करेगा, संख्या बढ़ाएगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी प्रोटीन मिलेगा। तो क्या लिखेंगे? ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। जो बाहरी जीन था उसका प्रोडक्ट मिल गया। और फिर 6वां स्टेप, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब समझो कि जो प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट को उसके शुद्ध रूप में बदलना, प्योर करना, प्योरीफाई करना, ये सब क्या कहलाता है? डाउनस्ट्रीम। उसकी गुणवत्ता का मापन करना कि उसकी गुणवत्ता ठीक है या नहीं, जितना हमें आवश्यक है उस प्रकार की गुणवत्ता मिल रही है कि नहीं। और ये कितने स्टेप होते हैं? 6 स्टेप। पहला हो गया
स्रोत से डीएनए को अलग करना, फिर उस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करना, फिर उसका पीसीआर से उसकी कॉपी बनाना, कॉपी बनाने के बाद क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल करके उसे किसके अंदर भेजना, होस्ट सेल को फिर कल्चर मीडियम प्रोवाइड करना जिससे वो प्रोटीन सिंथेसाइज करे और हमें वो प्रोडक्ट मिलेगा। फिर प्रोडक्ट को शुद्ध रूप में बदलना, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग, प्यूरिफिकेशन, सैम्पलिंग, उसकी एफिकेसी, प्रभावशीलता कितना प्रभावी है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब तक काम करेगा, ये सब पता करना क्या कहलाता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। लिख लो। पहली हेडिंग डालो। लिखने के बाद पहली हेडिंग डालेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सोर्स। हो गया। चलो पहली हेडिंग डालो आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सोर्स। मान लो आपको किसी कोशिका से उसका डीएनए प्राप्त करना। अब वो कोशिका एनिमल सेल भी हो सकती है, वो कोशिका बैक्टीरियल सेल भी हो सकती है, वो कोशिका प्लांट सेल भी हो सकती है, या वो कोशिका फंगल सेल भी हो सकती है। आपको क्या करना है, इनसे डीएनए निकालना है। तो तीनों कोशिकाओं से अगर हम इन दोनों को एक तरह से काम करेंगे तो तीन प्रकार की कोशिकाएं हो गई, ये दोनों एक जैसे काम करेंगे। इनसे यदि आपको डीएनए निकालना है तो आपको अलग अलग एंजाइम यूज करने पड़ेंगे। जैसे एनिमल सेल या बैक्टीरियल सेल से अगर आपको निकालना है तो आपको यूज करना पड़ेगा लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम यूज करना पड़ेगा, लाइसोजाइम। प्लांट सेल से निकालना है तो आपको यूज करना पड़ेगा सेलुलेज। फंगल सेल से निकालना है तो आपको यूज करना पड़ेगा काइटिनेज। जब इन तीनों एंजाइम से इन कोशिकाओं को ट्रीट करेंगे तो ट्रीट करने के बाद कोशिका क्या होगी, टूट जाएगी, सेल ब्रेक कर जाएगी। और जो विलयन है, आपने जो बीकर लिया है जिसमें ये एंजाइम वगैरह डाला है, तो टूटने के बाद उसका कोशा द्रव्य जो है वो उस सॉल्यूशन में क्या होगा, तैरने लगेगा। लेकिन अभी भी उसके साइटोप्लाज्म में कुछ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स उपस्थित होंगे। साइटोप्लाज्म में क्या उपस्थित होंगे, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स उपस्थित होंगे। जैसे उसमें आरएनए उपस्थित होगा, उसमें प्रोटीन उपस्थित होगा। तो अब उसको किससे ट्रीट करेंगे, पहले
एक दूसरे एंजाइम से, ये हो गया एंजाइम नंबर 1। फिर उसको ट्रीट करेंगे राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से। किससे ट्रीट करेंगे? राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से ट्रीट करेंगे। तो आरएनए जो है वो टूट जाएगा तो आरएनए अलग हो गया। तो राइबोन्यूक्लियस से ट्रीट करने के बाद कौन टूट जाएगा? आरएनए ब्रेक कर जाएगा। अब उसको ट्रीट करेंगे प्रोटीएज से, तो जो प्रोटीन है वो भी टूट जाएगा। प्रोटीन भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो पहले हमने एक एंजाइम डाला, लाइसोजाइम अगर वो एनिमल सेल है या बैक्टीरियल सेल है, सेलुलेज अगर वो प्लांट सेल है, काइटिनेज अगर वो फंगल सेल है। अब उसके बाद हमने डाला राइबोन्यूक्लियस, तो किसका पाचन हो गया? आरएनए टूट गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। फिर हमने डाला प्रोटीएज, तो जो प्रोटीन था वो भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अब जो हमारे पास विलयन है, अब उसमें हम डालेंगे चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड और कुछ मत डाल देना, चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल जब डालेंगे तो ये हमारा बीकर है। पहले चिल्ड इथेनॉल डालने से पहले इतना सोल्यूशन रहा होगा मान लो, अब उसमें हमने इथेनॉल डाल दिया यहाँ तक। चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो उसके ऊपर हमें कुछ सफ़ेद रंग का तैरता हुआ अवक्षेप मिलेगा। क्या मिलेगा? अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट, तैरता हुआ वाइट फ्लोटिंग प्रेसिपिटेट मिलेगा। तैरता हुआ सफ़ेद रंग का अवक्षेप, अवक्षेप ही बोलते हैं ना प्रेसिपिटेट को। हाँ, अब इसमें ये जो तैरता हुआ वाइट प्रेसिपिटेट है, यही क्या है? यही क्या है? डीएनए। तो हम एक गोल चम्मच जैसी संरचना देंगे, लेकिन ये चम्मच अंदर से खोखला होता है, तो ये रिंग जैसा होता है। कैसा होता है? रिंग जैसा। इसको बोलते हैं स्पूल। चम्मच को बोलते हैं स्पून, और अगर गोल रिंग जैसा चम्मच है तो उसे बोलेंगे स्पूल। इस स्पूल की मदद से इसको लपेट लेंगे और लपेट के इसको बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकाल लेंगे तो डीएनए जो है स्पूल के ऊपर लिपटा हुआ रहेगा, और इस क्रिया को कहा जाता है इस क्रिया को क्या कहा जाता है? स्पूलिंग। ठीक है, स्पूल, स्पून नहीं बोलना, स्पूल। ये गोला है, चम्मच नहीं है, अंदर से खोखला है। उसकी मदद से हम यहाँ डीएनए जो है उसको निकाल लेंगे। अब डीएनए को निकाल के एक कटोरी में डाल लेंगे, जो भी पेट्री डिश होगी, और उसमें डालेंगे आरई एंजाइम। तो आ गया दूसरा स्टेप। तो पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? हमें डीएनए के बारीक धागे जो है सफ़ेद प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो हमने क्या कर लिया? डीएनए को आइसोलेट कर लिया। 12वीं की परीक्षा में ये प्रैक्टिकल का, 12वीं की परीक्षा अगर आपने दी होगी और उसमें प्रैक्टिकल दिया होगा, सीधे ऐसा नहीं है मास्टर साहब 30 नंबर दे देना, 30 नंबर मिलता था ना, 20 नंबर प्रैक्टिकल का तो 30 नंबर है ना। हाँ, तो उसमें बच्चे जनरली सेटिंग कर लेते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते। तो ये 12वीं का एक प्रैक्टिकल है, ऐसा सब करना पड़ता था। पैसे जमा करवाए थे, 50-50 रुपए जमा करो। अभी एक घटना सुना रहा हूँ, आईएएस का इंटरव्यू। जैसे तुम लोग की टेस्ट सीरीज होती है, तो आईएएस में जो बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो उनका मॉक इंटरव्यू होता है। तुम लोग का मॉक टेस्ट होता है, उनका मॉक इंटरव्यू। तो मॉक इंटरव्यू में एक भोपाल से पढ़ा हुआ लड़का पहुंच गया दिल्ली, और उसका आईएएस प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, उसका इंटरव्यू है। वो भी ऐसे ही पास होके गया था। गया तो वहाँ इंटरव्यूअर पूछ रहा है, आपने बीसीए किया है, कहाँ से किया? तो उसने बताया भोपाल में एलएनसीटी या ओरिएंटल कहीं से किया उसने। मुझे एकदम कंफर्म नहीं, इन्हीं दोनों में से कोई सा नाम लिया था।
तो बोले क्या किया आपने BCA में, क्या पढ़ा है? बोले कुछ नहीं, वो तो कॉलेज में एडमिशन हुआ, एग्ज़ाम देने जाते थे, पैसा दे देते थे, पास हो जाते थे। तो बोला आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती? बोले नहीं। बोले वहाँ ऐसा नहीं सिखाया गया? बोले नहीं, वहाँ ऐसा ही होता था। सोचो, अब वो पहुँच गया है IAS का इंटरव्यू देने। तो ऐसी कॉलेज है यहाँ पे और वो फेमस हो गया। मतलब शिक्षा व्यवस्था की जो है ना ऐसी धज्जियां उड़ाई गई हैं। सरकार क्या करेगी? कॉलेज बंद कर दे? चुनाव 5 साल में एक बार होता है। नहीं, बात तुम्हारी सही है, लेकिन अगर समझो मैं सब बात जान रहा हूँ, मुझे अरे तो रिजाइन कर दो भाई। सरकारी व्यवस्था में अगर कुछ काम कर, देखो सरकारी व्यवस्था में मेरी बात समझो, यही तो फर्क होता है सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में। हाँ, प्राइवेट में व्यक्ति एक जगह नहीं उसको समझ में आ रहा है, मैं नहीं करूंगा, दूसरी जगह जाऊंगा। सरकारी नौकरी में ये छूट, ये जो आज़ादी है नहीं है कि अगर आप एक जगह काम कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं कि आप ही को काम दिया जा रहा है, उस स्तर पे सभी लोग, और ये व्यवस्था है। मैं इस बात का समर्थन भी नहीं हूँ, समर्थक भी नहीं हूँ, विरोधी भी नहीं हूँ। अभी जो हालत, देखो होता क्या है कि मैं खुद देख रहा हूँ, हमारे घर में भी सरकारी तंत्र के लोग हैं, तो मुझे समझ में आता है कि कहाँ क्या ज़रूरी है। सरकारी व्यवस्थाएं चल ही नहीं पाएंगी, चल ही नहीं पाएंगी, उनको सब करना पड़ेगा। क्योंकि उस छोटे स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे स्कूल की जो पाठशाला होती है ना, उस ग्रामीण स्तर पे या तो 2 ही लोग हैं, एक तो आंगनबाड़ी है, एक तो प्राइमरी विद्यालय है और एक पंचायत भवन है। तो किसी गांव को, उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यही 3 जो कार्यालय हैं वो जिम्मेदार है, यही 3 कार्यालय। तो इन्हीं को करना पड़ेगा, उसके लिए कोई अलग सी व्यवस्था नहीं बनेगी। आई बात समझ में? क्या देखो, रिफॉर्म की जरूरत हर जगह है यार, लेकिन समझो हम उस देश के निवासी हैं जहां पर ग्रास रूट लेवल पर अभी बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। लेकिन जो नहीं है आपके पास, या तो आप उसके लिए जिंदगी भर कंप्लेन करते रहो, या तो जो है उसका उपयोग करके सिस्टम को सुधारते रहो। यही कर सकते हो ना। जो आपके पास संसाधन है उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, यही हो सकता है। ठीक है, तो लिखो कि किसी स्रोत कोशिका से उसका आनुवांशिक पदार्थ, किसी स्रोत कोशिका से उसका आनुवांशिक पदार्थ ब्रैकेट में DNA प्राप्त करने के लिए उसे निम्न एंजाइम से ट्रीट किया जाता है। निम्न एंजाइम से ट्रीट किया जाता है जैसे एनिमल सेल या बैक्टीरियल सेल। जैसे एनिमल सेल या बैक्टीरियल सेल को लाइसोजाइम, जैसे एनिमल सेल या बैक्टीरियल सेल को लाइसोजाइम,
एनिमल सेल या बैक्टीरियल सेल को लाइसोजाइम, कॉमा प्लांट सेल को सेलुलेज, प्लांट सेल को सेलुलेज, प्लांट सेल को सेलुलेज, कॉमा फंगल सेल को काइटिनेज, फंगल सेल को काइटिनेज एंजाइम से ट्रीट करते हैं, फंगल सेल को काइटिनेज एंजाइम से ट्रीट करते हैं। अगला पॉइंट, इसके पश्चात कोशिका टूट जाती है, इसके पश्चात कोशिका टूट जाती है तथा कोशाद्रव्य या साइटोप्लाज्म तथा कोशाद्रव्य या साइटोप्लाज्म कोशिका से बाहर आ जाता है, साइटोप्लाज्म कोशिका से बाहर आ जाता है, साइटोप्लाज्म कोशिका से बाहर आ जाता है। इसमें अभी भी, अगला पॉइंट, इसमें अभी भी कुछ बायोमैक्रोमोलिक्यूल, इसमें अभी भी कुछ बायोमैक्रोमोलिक्यूल, इसमें अभी भी कुछ बायोमैक्रोमोलिक्यूल उपस्थित होते हैं, इसमें अभी भी कुछ बायोमैक्रोमोलिक्यूल उपस्थित होते हैं, इसमें अभी भी कुछ बायोमैक्रोमोलिक्यूल उपस्थित होते हैं, जैसे आरएनए प्रोटीन, जैसे आरएनए प्रोटीन। अगला पॉइंट, जैसे आरएनए प्रोटीन। अगला पॉइंट, अब इस विलयन को राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से ट्रीट किया जाता है, अब इस विलयन को राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से ट्रीट किया जाता है, अब इस विलयन को राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से ट्रीट किया जाता है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से ट्रीट किया जाता है, जिससे आरएनए टूट जाता है, जिससे आरएनए टूट जाता है, आरएनए टूट जाता है। इसके पश्चात, अगला पॉइंट, इसके पश्चात इसमें प्रोटीएज एंजाइम, इसके पश्चात इसमें प्रोटीएज एंजाइम, इसके पश्चात इसमें प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम प्रेषित किया जाता है, जिससे, इसके पश्चात इसमें प्रोटीएज एंजाइम प्रेषित किया जाता है, जिससे प्रोटीन का पाचन होता है, जिससे प्रोटीन का पाचन होता है। अगला पॉइंट, अब इस विलयन में चिल्ड इथेनॉल, अब इस विलयन में चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, अब इस विलयन में चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, अब इस विलयन में चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, जिसके पश्चात एक सफ़ेद रंग का प्रेसिपिटेट, जिसके पश्चात एक सफ़ेद रंग का प्रेसिपिटेट, सफ़ेद रंग का प्रेसिपिटेट विलयन में ऊपर तैरता हुआ प्राप्त होता है, सफ़ेद रंग का प्रेसिपिटेट विलयन में ऊपर तैरता हुआ प्राप्त होता है, विलयन में ऊपर तैरता हुआ प्राप्त होता है। लिखो अगला पॉइंट, ये प्रेसिपिटेट डीएनए के धागे होते हैं, ये प्रेसिपिटेट डीएनए के धागे होते हैं, जिन्हें स्पूल द्वारा, डीएनए के धागे होते हैं जिन्हें स्पूल द्वारा बाहर निकाला जाता है, जिन्हें स्पूल द्वारा बाहर निकाला जाता है, जिन्हें स्पूल द्वारा बाहर निकाला जाता है तथा इस क्रिया को स्पूलिंग कहते हैं, जिन्हें स्पूल द्वारा बाहर निकाला जाता है तथा इस क्रिया को स्पूलिंग कहते हैं।
इस क्रिया को स्पूलिंग कहते हैं। यहाँ खत्म होता है पहला स्टेप और आज के लिए इतना काफी।